हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए मान लीजिए आपने एक ऑफेंस कमिट कर दिया है जिसके चलते पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है और इसी अरेस्ट की पावर्स के चलते पुलिस अपनी इन पावर्स का नॉन कंप्लायंस करती है। मतलब अरेस्ट से जुड़ी जो भी पावर्स पुलिस के पास यहाँ मौजूद हैं उनका पुलिस पालन नहीं करती। तो क्या ये नॉन कंप्लायंस आपकी बेल का रीज़न बन सकता है? जानेंगे आज की इस वीडियो में, हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम देख लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022। देखिए, ये केस सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस ही हमारे सामने नहीं रखता, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग दी है। ये केस उन चीज़ों को भी हमारे सामने स्पेसिफाई करता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये केस कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है और किन तरह की चीज़ों के बारे में बात करता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिंपली ये कहते हैं कि किसी भी पर्सन के अरेस्ट के टाइम अगर सेक्शन 41 और सेक्शन 41A ऑफ CRPC में दिए गए प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस होगा, मतलब सेक्शन 41 और सेक्शन 41A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिए गए जो भी प्रोविजंस है, अगर उनका पालन नहीं होता किसी पर्सन के अरेस्ट के टाइम, तो एक्यूज यहाँ पे बेल के लिए एंटाइटल हो जाएगा। मतलब एक्यूज को यहाँ बेल दी जा सकती है अगर इन चीज़ों का यहाँ पालन नहीं होता। सेकंड ऑब्जर्वेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट करते हैं कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स को फैसिलिटेट करेंगी जिनसे सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिए गए प्रोसीजर्स को यहाँ फॉलो किया जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जजेस इस केस में प्रेजेंट है। जब इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो 2 जजेस की बेंच को यहाँ कंस्टिट्यूट किया गया, जिस बेंच में प्रेजेंट थे जस्टिस संजय किशन कौल एंड जस्टिस MM सुंदरेश। देखिए, जस्टिस कौल एंड जस्टिस सुंदरेश सिंपली ये कहते हैं कि सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फेसिट्स है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। मतलब सेक्शन 41 और सेक्शन 41A में जो भी प्रोविजंस मौजूद हैं वो एक एसेंशियल पार्ट है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। फेसिट्स का मतलब होता है यहाँ पार्ट्स। देखिए, अगर आपको नहीं पता तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। सो जस्टिस सेकंड स्टेटमेंट देते हुए ये कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और उनके जो ऑफिसर्स हैं वो ड्यूटी बाउंड है सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41A में दिए गए प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए। मतलब सेक्शन 41 और सेक्शन 41A ऑफ CRPC में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनका पालन करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और उनके ऑफिसर ड्यूटी बाउंड हैं, बाध्य हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ जस्टिस ये भी कहते हैं कि जो भी डायरेक्शंस अरनेश कुमार जजमेंट में दी गई थी उन्हें भी यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और ऑफिसर्स के द्वारा कंप्लाई किया जाएगा, मतलब उनका पालन किया जाएगा। देखिए, अगर आप नहीं जानते तो अरनेश कुमार जजमेंट क्रिमिनल लॉ की एक ऐसी जजमेंट थी जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट चीज़ें लेट डाउन की थी, जैसे कि गाइडलाइंस रिगार्डिंग अरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वहीं दोनों जस्टिसेज यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एनी डेरेलिक्शन ऑन देयर पार्ट हैज़ टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटीज़। तो यहाँ डेरेलिक्शन का सिंपल मीनिंग होता है अबैंडन करना, किसी चीज़ को ना मानना। तो ऑनरेबल जस्टिस सिंपली यहाँ यही कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमने कंप्लाई करने को बोली हैं, जैसे कि अरनेश कुमार जजमेंट में जो भी डायरेक्शंस दी गई थी उन्हें कंप्लाई करने को बोला है, सेक्शन 41 सेक्शन 41A ऑफ CRPC में जो भी प्रोविजंस थे उन्हें कंप्लाई करने को बोला है। अगर ये चीज़ें कंप्लाई नहीं होती हैं तो जो भी पर्सन इन चीज़ों को कंप्लाई नहीं करता है या अबैंडन करता है तो उस पर्सन के अगेंस्ट यहाँ एक्शन लिया जाएगा। सो इस जजमेंट को डिस्कस करते टाइम सेक्शन 41 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की काफ़ी चर्चा हो रही है, तो इस सेक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सेक्शन 41 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्पेसिफाई करता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब पुलिस किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। देखिए, सेक्शन 41 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वैसे तो बहुत लेंथी सेक्शन है, लेकिन इस केस के रिगार्ड में हम इस सेक्शन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 सिंपली ये कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना या वारंट के बिना किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज A सिंपली कुछ तरीके के पर्सन्स के बारे में बताता है जिन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब पुलिस ऑफिसर किसी भी ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जो पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, मतलब पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर देता है। क्लॉज B सिंपली ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर एक ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है
जिस पर्सन के अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट यहाँ फाइल की गई है, या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है। रीजनेबल सस्पिशन का मतलब सिंपली एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, उसे लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन यहाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, मतलब पुलिस ऑफिसर को ये आशंका हो रही है, तो ये सस्पिशन है, कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर को शक है। तो इस सिचुएशन में भी पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब एक पर्सन को यहाँ 7 साल से कम की या 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट ग्रांट हो सकती है और उसे फाइन भी देना पड़ सकता है अगर वो कुछ सर्टेन कंडीशंस यहाँ फुलफिल कर देता है, जो कंडीशंस हमें नीचे के क्लॉजेस बताते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का क्लॉज 1 सिंपली ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर हैज़ अ रीज़न टू बिलीव, मतलब पुलिस ऑफिसर को जब कहीं ना कहीं ये यकीन होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है, या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, या उस पर्सन के अगेंस्ट एक रीजनेबल सस्पिशन है कि उसने एक पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है, उस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर पर्सन को पुलिस ऑफिसर यहाँ अरेस्ट कर सकता है। सब क्लॉज 2 सिंपली ये कहता है कि जब एक पुलिस ऑफिसर इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाए कि एक पर्टिकुलर पर्सन का अरेस्ट यहाँ पे नेसेसरी है, मतलब एक पर्सन को यहाँ अरेस्ट करना ज़रूरी है, तब एक पुलिस ऑफिसर यहाँ एक पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। सब क्लॉज ए सिंपली ये कहता है कि एक पर्सन को अरेस्ट इसलिए किया जा रहा है जिससे आगे होने वाले ऑफेंसेस के कमीशन को यहाँ रोका जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसेक्शन बी सिंपली ये कहता है कि एक ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो पाए, इसलिए किसी पर्सन को अरेस्ट करना। सब क्लॉज सी सिंपली यहाँ ये कहता है कि एक पर्सन को इसलिए यहाँ अरेस्ट किया जा रहा है जिससे एविडेंसेस को यहाँ गायब ना किया जा सके, बर्बाद ना किया जा सके, या कोई हार्म ना पहुंचाया जा सके। सो सेक्शन 41A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी इस कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस सेक्शन को भी समझ लेते हैं। सो सेक्शन 41A ऑफ CRPC बात करता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर के बारे में। मतलब अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी वजह से चाहता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन पुलिस स्टेशन में अपीयर हो, तो वो सेम चीज़ के लिए नोटिस इशू कर सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन को। सेक्शन 41A सबसेक्शन 1 सिंपली ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर सभी केसेस में, जिन केसेस में एक पर्सन का अरेस्ट ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, उन केसेस में पुलिस ऑफिसर एक नोटिस इशू कर सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन को जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट डाली गई है, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, या कोई रीजनेबल सस्पिशन है जिससे वो पर्सन यहाँ पुलिस स्टेशन में अपीयर हो सके पुलिस ऑफिसर के सामने। सबसेक्शन 2 सिंपली ये कहता है कि जब एक नोटिस इशू होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो उस पर्सन की ये ड्यूटी है कि जो भी टर्म्स उस नोटिस में डाली गई हैं उन टर्म्स से वो पर्सन कंप्लाई करे, मतलब उन टर्म्स का वो पर्सन पालन करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सबसेक्शन 3 सिंपली ये कहता है कि जब एक पर्सन कंप्लाई कर देता है नोटिस की टर्म्स से, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक जब तक पुलिस ऑफिसर इस ओपिनियन पे नहीं पहुंच जाता कि एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जाना चाहिए। सबसेक्शन 4 सिंपली ये कहता है कि जब एक पर्सन नोटिस में दी गई टर्म्स को कंप्लाई करने से फेल कर जाता है, मतलब जो भी टर्म्स नोटिस में दी गई हैं उनका पालन एक पर्सन नहीं कर पाता, और वो पर्सन ये भी नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो, मतलब वो पर्सन अपने आप को आइडेंटिफाई भी नहीं करवाना चाहता, तो उस सिचुएशन में एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस पर्सन को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। चलिए फाइनली अब बात कर लेते हैं उन डायरेक्शंस के बारे में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दी हैं। सो फर्स्ट डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिंपली ये कहते हैं कि कोर्ट्स का यहाँ सेटिस्फाई होना ज़रूरी है इस चीज़ से कि यहाँ सेक्शन 41 और सेक्शन 41A ऑफ CRPC का पालन किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि सेक्शन 41 और सेक्शन 41A का अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है, मतलब पालन नहीं किया जा रहा, तो इस सिचुएशन में एक्यूज्ड एंटाइटल हो जाएगा फॉर ग्रांट ऑफ बेल। सेकंड डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्हें बेल एक्ट से जुड़े सेपरेट इनैक्टमेंट के इंट्रोडक्शन को कंसीडर करना चाहिए जिससे प्रोसेस ऑफ ग्रांट ऑफ बेल और स्ट्रीमलाइन हो सके। थर्ड डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस जो कि कोर्ट टाइम टू टाइम देता है उस चीज़ से कंप्लाई करना होगा। जो डायरेक्शंस यहाँ दी जा रही है स्पेशल कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, मतलब स्पेशल कोर्ट्स के गठन को लेकर, और हाई कोर्ट्स डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ कंसल्ट करेंगे स्पेशल कोर्ट्स की नीड को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ ये चीज़ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई की है कि जो भी वैकेंसीज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की पोजीशन के लिए स्पेशल कोर्ट्स में खाली हैं उन्हें जल्दी से जल्दी फिलअप किया जाना चाहिए।
फोर्थ डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और उनके ऑफिसर्स हैं वो सेक्शन 41 और सेक्शन 41A को कंप्लाई करेंगे और उन डायरेक्शंस का भी पालन करेंगे जो कि अरनेश कुमार जजमेंट में दी गई थी। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां इन चीज़ों का कंप्लायंस नहीं किया जाएगा तो जो पर्सन यहाँ कंप्लाई नहीं कर रहा है इन चीज़ों से, उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। फिफ्थ गाइडलाइन यहाँ पे ये कहती है कि बेल एप्लीकेशंस को विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स के अंदर डिस्पोज किया जाना चाहिए। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आ सकते हैं जिसमें ये 2 वीक्स का क्राइटेरिया क्रॉस हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी में ये 2 वीक्स का क्राइटेरिया ही यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। और अगर बात आती है एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन के बारे में तो उस चीज़ को 6 वीक्स के अंदर डिस्पोज करना ज़रूरी है। ये कहना था यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। 6th डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि सेक्शन 436A ऑफ CRPC को कंप्लाई करना ज़रूरी है। मतलब सेक्शन 436A में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लेवल और हाई कोर्ट लेवल पर कंप्लाई करना ज़रूरी है। देखिए सेक्शन 436A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बात करता है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन के बारे में। 7th डायरेक्शन यहाँ सिंपली ये कहती है कि जब बात होगी श्योरिटीज़ की तो यहाँ सेक्शन 440 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को माइंड में रखा जाना चाहिए। सेक्शन 440 ऑफ CRPC बात करता है अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन के बारे में। वहीं 8th गाइडलाइन यहाँ ये कहती है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज और हाई कोर्ट्स एफिडेविट्स और स्टेटस रिपोर्ट्स फाइल करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। 9th डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन देते हैं कि वो ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की फाइंडिंग करें जिन्होंने कंप्लाई नहीं किया है बेल कंडीशन के साथ, और एक बार ये फाइंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा उन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 440 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके बाद उन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रिलीज को लेकर भी यहाँ फैसिलिटेशन की जाएगी। चलिए फाइनली इस वीडियो के कंक्लूजन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनली इन दी एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिंपली यहाँ ये कहते हैं कि सेक्शन 41 में जो भी क्लॉजेज और सब क्लॉजेज दिए गए हैं उन्हें क्लियरली इंटरप्रेट किया गया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये रिस्पेक्टिव क्लॉजेज एलिमेंट्स हैं रीजन टू बिलीव के। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सिंपली यहाँ ये कहना है कि सेक्शन 41 और 41A में जो भी चीज़ें दी गई हैं उनका कंप्लायंस होना ज़रूरी है बाय द पुलिस ऑफिसर। सेकेंड स्टेटमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट्स उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जैसा कि आप सब देख सकते हैं हैविली ऑन दी ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स यहाँ कंप्लाई नहीं करते सेक्शन 41 और 41A में दिए गए प्रोविजंस को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये भी कहते हैं कि वो ये उम्मीद करते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और उनके ऑफिसर्स हैं वो अरनेश कुमार जजमेंट में दिए गए लॉज की और जो भी चीज़ें उस जजमेंट में बोली गई हैं उनसे कंप्लाई करेंगे, उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे, और तो और जो भी प्रोविजन सेक्शन 41 और सेक्शन 41A में दिए गए हैं उन्हें कंप्लाई करेंगे, क्योंकि सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41A में प्रेजेंट प्रोविजंस सेफ गार्ड्स का काम करते हैं और वो फेसिट्स यानी पार्ट हैं आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।